2023 और अंडर प्रिपरेशन अभी बढ़ रहे हैं। In the beginning of 2023, PL adopted the revaluation model for the subsequent measurement of PPE. यानी इस साल के शुरू में PL ने सोचा कि हम कॉस्ट मॉडल से revaluation मॉडल पर शिफ्ट हो जाते हैं। A new CEO has recently joined PL. He has pointed out the following non-compliances of IFRS after reviewing the draft financial statement. ड्रॉप का मतलब है ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें अभी तक ऑडिट नहीं हुआ हुआ। तो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट ना हुआ हो उसमें काफ़ी गलतियां होती हैं। तो ऑडिट के बाद काफ़ी चांसेस होते हैं कि गलतियां कम हो, क्योंकि ऑडिटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कहते सीईओ जब नया आया उसने देखा कि जिस भाईजान ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उसने तो IFRS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फॉलो ही नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों को उसने अलग लिखा हुआ है। IAS 16 does not allow selective revaluation, so all classes of PPE should have been revalued. आप जानते हैं अगर एक लैंड को आपने रीवैल्यू किया तो बाकी सारी लैंड को आपको क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यू, चाहे वो पाकिस्तान के जिस कोने में भी क्यों ना पड़ी हो। आपने अगर एक कराची वाली बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया या लैंड को, तो बाकी आपको सबको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाहौर वाली करें और कराची वाली को कॉस्ट मॉडल पे करें। The adoption of the revaluation model has been accounted for as a change in estimate, that is prospectively, though it is a change in accounting policy. हमेशा याद रखें कॉस्ट मॉडल या revaluation मॉडल एस्टिमेट नहीं है, अंदाजा नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो ये आपके पास क्या है? चेंज इन पॉलिसी। एक चीज हमेशा अपने पास लिखें, देखिए पहले सुन लेकर सवाल लिखें। अगर एस्टिमेट चेंज हो तो क्या हम सारे ईयर्स को चेंज करते हैं? पिछले नहीं, जिस ईयर में चेंज उसके ऑनवर्ड्स करते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी चेंज हो तो हम कहते हैं इस पॉलिसी को इस तरह से अडॉप्ट करो कि जैसे ये कई सालों से चलती आ रही है। क्लियर? तो जब पॉलिसी आए, पॉलिसी चेंज हो तो फिर आपने सारे पिछले सालों को चेंज करना होगा। कि जब आप वॉल्यूम 2 में जाएंगे IAS 8 आएगा आपका स्टैंडर्ड, उसमें आप इस तरह से करेंगे कि जब आप 5 से वेटेड एवरेज पर भी जाते हैं, ये भी आपके पास एस्टिमेट नहीं है, ये भी आपके पास क्या है? चेंज है पॉलिसी। तो पॉलिसी को ऐसे अडॉप्ट करो कि जैसे ये कई सालों से आप करते आ रहे हो। क्लियर? जबकि एस्टिमेट को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे को कहता है कि अच्छा प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है पिछले सालों को चेंज मत करो, जबकि रिट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पिछले सालों को भी चेंज करो। एस्टिमेट के लिए प्रोस्पेक्टिव का वर्ड यूज होता है और पॉलिसी के लिए रिट्रोस्पेक्टिव। IAS 16 requires that point number 3, incremental depreciation must be transferred from revaluation surplus to retained earnings, but the transfer has not been made in the draft financial statement. तो IAS 16 ने बोल दिया है कि आपने हर साल रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है बैलेंस, लेकिन भाईजान ने क्या किया है? ट्रांसफर नहीं किया। गलतियां हैं ये सारी। आगे को कहते हैं some vehicles have been given on rent by PL. आपने रेंट पर दिया कुछ व्हीकल्स को, these should have been included in investment property. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड और बिल्डिंग आती है, उसके अलावा जितने भी नॉन करंट एसेट जो आपने रेंट पे दिए हुए होते हैं वो कभी भी IAS 40 में नहीं आते, बल्कि वो किस में आते हैं? IAS 16 PPE में। बट इंस्टेंट दे आर इंक्लूडेड इन PPE। भाईजान ने इनको रेंट का नाम सुन के किस में क्लासिफाई कर दिया? IAS 40 में, हालांकि किस में होना चाहिए? 16 में। चले ना ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है इतनी भी डिटेल में, जो 4 पॉइंट्स हैं 8 नंबर है, 2 2 3 3 लाइन में काफी है। Briefly respond to the non-compliances pointed out by the CEO. अगर आप हो तो क्या करेंगे? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जितने भी ये सब लोगों ने ये चवले मारी हुई हैं, करें ना जरा बिना सॉल्यूशन देखे, पहले खुद करें फिर देखें कि क्या आपकी उस क्लास में क्या मिसमैच हो सकता है। हमेशा सवाल खुद किया करें, उसके बाद जाके आंसर देखा करें कि क्या मसला है।
पहले वाले पॉइंट को जरा आराम से पढ़िएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। पहले वाले पॉइंट क्लास से क्या मतलब होता है? क्लास लैंड बिल्डिंग, ये एक क्लास हो गई। उसके बाद प्लांट एक, इक्विपमेंट एक क्लास हो गया। क्या जरूरी है कि अगर आपने लैंड को रीवैल्यू किया तो जितने भी आपकी कंपनी के पास पीपी है सबको करना पड़ेगा? नहीं, उस क्लास के अंदर आप नहीं कर सकते सेलेक्ट। अगर एक लैंड कर दी तो उस क्लास के सारे एसेट्स करोगे। तो सीईओ ने क्या बोला है? सारी क्लासेस को। तो ये ख्याल रखिएगा, जरा इंग्लिश को समझे वो कहना क्या चाह रहा है। पहला, तीसरा और चौथा पहले करें, फिर मैं आपको दूसरा बताती हूँ। पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा फिलहाल ना करें। आंसर करने से पहले एक बार जरा समझिएगा कि उसने क्या कहती है। सीओ जरूरी नहीं हमेशा सही बोले, उसने कुछ बातें देखी, जरा पढ़ें, जरा इसको गौर करें। पहले, तीसरे और चौथे को उसने कुछ बातें क्या बोली हैं। आईएएस 16 में कहीं में आपने ये चीज पढ़ी थी कि हर सूरत आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करनी है। हर सूरत मस्ट, कंपल्सरी। कुछ में लिखा होता था कि ये पॉलिसी नहीं है कंपनी की, मतलब वो क्या करता है, अपॉन डिस्पोजल ट्रांसफर करता है। तो आईएएस 16 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि हर साल कंपल्सरी है कि आप रिवैल्यूएशन से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करोगे। जबकि सीईओ भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, आईएएस 16 रिक्वायर्स दैट डेप्रिसिएशन मस्ट बी ट्रांसफर। तो सीईओ यहाँ पे गलत, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है।
कहा हुआ है कि IS 16 डज नॉट अलाउ सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन, ये तो ठीक है सेलेक्टिव। सो ऑल क्लासेस ऑफ PPE शुड हैव बीन रीवैल्यूड। वो कहता है अगर एक क्लास को रीवैल्यू किया तो जितनी भी एसिड्स पड़े हुए जितने भी क्लासेस हैं उन सबको करना पड़ेगा। IS 16 ये नहीं बोलता, IS 16 बोलता है अगर एक क्लास में किसी एसिड को किया तो उस क्लास के अंडर सारे एसिड को करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर एक लैंड को किया तो प्रॉपर्टी, बाग ऑफ प्लांट, इक्विपमेंट सबको करना पड़ेगा। उसने इस चीज़ की बात, यहाँ पर CO गलत है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सबको करो जितने भी आपके पास एसिड्स पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता, अगर एक क्लास को किया तो उसके अंडर ये रिस्ट्रिक्शन कि उस क्लास के अंडर जितने एसिड्स आ रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट है, प्लांट एक पर एक प्लांट को कर दिया रिवैल्यू तो फिर जितने भी प्लांट है सबको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लांट एक को किया तो प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट सबको करना पड़ेगा। तो आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि यहाँ पर CO गलत है। IS 16 ये नहीं कहता, मतलब इन शॉर्ट कोई सवाल में ना आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि आपको कितना पता है IS 16 के बारे में। थ्योरी चले जी आए पहले पॉइंट पर। पहले पॉइंट में आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इस सवाल में एग्जामिनर सिर्फ, अच्छा जब इस टाइप के बच्चों ने पेपर दिया तो क्या पता नहीं है इस तरह की थ्योरी कभी आई नहीं है, समझ नहीं आती इसका आंसर कैसे दे। सिंपल यहाँ पर एग्जामिनर आपको जो पता है उसको टेस्ट कर रहा है, सिर्फ आपने अपनी अंग्रेजी का यहाँ पर मुजाहरा करना है कि जी ये है, आपको IS 16 के बारे में पता है। आप सिंपल यहाँ पे ये लिखते 2 लाइनों में कि IS 16 ये कहता है अगर एक क्लास को आपने रीवैल्यू किया तो उस क्लास के अंडर जितने एसिड्स आ रहे हैं उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा, ना कि ऑल क्लासेस को। तो फिर आप यहाँ पे बोलेंगे CO का ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। फिर लिखा है पॉइंट, बताओ ये मैंने ऐसे लिखा है फरार आप आसान जरा मैच करें सोल्यूशन के साथ देखें। जरूरी नहीं है कि आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल आपने अपने वर्ड्स में ना अपने ग्रामर का ख्याल रखना है ना यहाँ पर आपने देखना है कि जी टेक्स्ट का यहाँ वहाँ जा रहे हैं। आपने सिर्फ बताना है कि इतना बताना है कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हाँ IS 16 के बारे में इतना पता है। अंग्रेजी में कभी आपने वो नहीं करना, वरना थ्योरी में बैठे रहेंगे अंग्रेजी में सोचने लग गए। The point raised by CO is not correct. It is not necessary that all items of PPE are revalued. If an item of PPE is revalued, the entire class of PPE to which that acid belongs should be revalued. So selected classes of acids can be revalued, but selected